कल्पना कीजिए एक आम बैंक अधिकारी जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक एक दिन ऐसे रिकॉर्ड्स से टकराता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। वो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसके अपने राज्य में हजारों लोगों को मारकर लावारिस बताकर चुपचाप जला दिया गया। वो इंसान चुप नहीं रहता, वो सच सामने लाने की ठान लेता है और इसी सच को बोलने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी है जसवंत सिंह खालड़ा की, पंजाब के उस मानवाधिकार कार्यकर्ता की जिस पर बनी फिल्म आज 30 साल बाद भी इतनी संवेदनशील मानी जाती है कि रिलीज के सिर्फ 48 घंटों के भीतर उसे भारत में बैन कर दिया गया। हिंदोलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे, उन्होंने क्या खोजा, उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी और आज उन पर बनी फिल्म सतलुज को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1980 और 90 के दशक के पंजाब को समझना होगा। ये वो दौर था जब पंजाब में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों ने पूरे राज्य के माहौल को बुरी तरह बिगाड़ दिया था। इसके बाद के सालों में पंजाब में उग्रवाद तेजी से फैला, बम धमाके, हत्याएं और हिंसा की घटनाएं आम हो गई। राज्य सरकार और पुलिस के लिए इस उग्रवाद को कुचलना एक बड़ी चुनौती बन गया था। इसी दौर में पंजाब पुलिस के महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में केपीएस गिल की नियुक्ति हुई। गिल के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने उग्रवाद के खिलाफ बेहद आक्रामक ऑपरेशन शुरू किए। इन ऑपरेशनों को उग्रवाद खत्म करने में एक हद तक सफल भी माना गया, लेकिन इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। आरोप है कि इन्हीं ऑपरेशनों के दौरान पुलिस ने न सिर्फ असली आतंकियों को बल्कि कई निर्दोष नागरिकों को भी हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की और कई मामलों में फर्जी मुठभेड़ों में उनकी हत्या कर दी। इसके बाद इन शवों को बिना पहचान बताए लावारिस घोषित कर चुपचाप शमशान घाटों में जला दिया जाता था ताकि किसी तरह का रिकॉर्ड ना बचे और परिवार वालों को कभी पता ही ना चले कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ है। इसी दौर में अमृतसर के एक बैंक की एक दिलचस्प लेकिन दुखद तस्वीर सामने आती है। लोग बैंक में लोन लेने आते थे, लेकिन घर बनाने या बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस को पैसे देकर अपने अगवा किए गए परिजनों को छुड़वाने के लिए। ये उस दौर की भयावहता को दिखाता है। इसी बैंक में एक अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे जसवंत सिंह खालड़ा। जसवंत सिंह खालड़ा का जन्म 2 नवंबर 1952 को पंजाब के तरनतारन जिले के खालड़ा गांव में हुआ था। ये गांव ही आगे चलकर उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। खालड़ा गांव से आने की वजह से ही उनका नाम खालड़ा पड़ा था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सामान्य बैंक कर्मचारी के तौर पर की और बाद में अमृतसर के एक बैंक में निदेशक यानी डायरेक्टर के पद तक पहुंच गए। वे एक जिम्मेदार, सुलझे हुए और सामाजिक मुद्दों को लेकर संवेदनशील इंसान माने जाते थे। शुरुआत में वे मानव अधिकार आंदोलनों से सीधी तौर पर नहीं जुड़े, लेकिन अपने आसपास हो रही घटनाओं ने इन्हें धीरे धीरे इस दिशा में मोड़ दिया। वे अकाली दल और सिख ह्यूमन राइट्स ग्रुप से जुड़ गए और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। लेकिन उनकी अपनी असली पहचान बनी 1990 के दशक के मध्य में, जब उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जसवंत सिंह खालड़ा ने एक असाधारण तरीका अपनाया। उन्होंने सीधे पुलिस या सरकार से सवाल पूछने के बजाय सबूत जुटाने का रास्ता चुना और वो सबूत थे नगर निगम यानी म्युनिसिपल के रिकॉर्ड्स। दरअसल भारत में जब भी किसी शव का अंतिम संस्कार शमशान घाट पर किया जाता है तो नगर निगम इसके लिए लकड़ी की एक तय मात्रा का रिकॉर्ड रखता है, भले ही शव की पहचान हो या ना हो। जसवंत सिंह खालड़ा ने यही रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू कर दिया। उन्होंने अमृतसर, मजीठा और तरनतारन के 3 शमशान घाटों के रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया
इसमें उन्होंने पाया कि जून 1984 से दिसंबर 1994 के बीच, यानी करीब 10.5 साल के अंतराल में इन 3 शमशान घाटों में 2000 से भी ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया गया था और इसमें ज्यादातर को लावारिस बताकर जलाया गया था। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला था, लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा यहीं नहीं रुके। उन्होंने इस डेटा के आधार पर एक व्यापक अनुमान लगाया और दावा किया कि पूरे पंजाब में पुलिस ने कम से कम 25,000 से 30,000 लोगों की फर्जी मुठभेड़ों में हत्या की है और उनके शवों को लावारिस बताकर चुपचाप जला दिया गया है। ये दावा इतना बड़ा था कि इसने राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। जसवंत सिंह खालड़ा ने ये जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने रखी, प्रेस के सामने बयान दिए और मानवाधिकार संगठनों तक इन्हें पहुंचाया। ये मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल तक इसकी गूंज पहुंच चुकी थी। ये वो दौर था जब पंजाब पुलिस अपनी सफलता का श्रेय ले रही थी कि उसने उग्रवाद को काफी हद तक कुचल दिया है। ऐसे में जसवंत सिंह खालड़ा का ये खुलासा पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के लिए बेहद असहज करने वाला साबित हुआ। स्वाभाविक रूप से उन्हें कई तरफ से धमकियां मिलनी शुरू हो गई। उनके करीबियों ने उन्हें आगाह भी किया कि वे इस मुहिम को रोक दे और अपनी जान की सुरक्षा को प्राथमिकता दे, लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि ये मामला हजारों परिवारों के इंसाफ से जुड़ा है और वे इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। फिर 6 सितंबर 1995 का दिन जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन का आखिरी दिन साबित हुआ। आरोप है कि इसी दिन अमृतसर में उनके घर के बाहर से पंजाब पुलिस ने उन्हें जबरन उठा लिया। इसके बाद जसवंत सिंह खालड़ा कभी वापस नहीं लौटे। शुरुआत में पुलिस ने उनके लापता होने से इनकार किया, लेकिन जैसे जैसे ये मामला मीडिया और मानव अधिकार संगठनों तक पहुंचा, दबाव बढ़ता गया। बात की जांच और अदालती कार्रवाई में ये सामने आया कि जसवंत सिंह खालड़ा को हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया था और अंततः उनकी हत्या कर दी गई। उनके शव को भी ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने खुद उजागर किया था, बिना किसी पहचान के गायब कर दिया गया। ये मामला वर्षों तक अदालत में चलता रहा। फिर करीब 10 साल बाद यानी 2005 के आसपास एक विशेष अदालत ने पंजाब पुलिस के 4 कर्मियों को जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण और हत्या का दोषी पाया। शुरुआत में इन दोषियों को महज 7 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन ये सजा पीड़ित परिवार और मानवाधिकार संगठनों को नाकाफी लगी। फिर मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंचा। 2007 में हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास में बदल दिया। ये पूरी लड़ाई में जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी परमजीत कौर खालड़ा सबसे आगे रही। अपने पति के लापता होने के बाद उन्होंने हार मानने के बजाय खुद इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाया। दोस्तों, जसवंत सिंह खालड़ा को आज पंजाब और सिख समुदाय में एक शहीद और मानव अधिकार योद्धा के रूप में याद किया जाता है। उनका ये काम इस बात का प्रतीक बन गया, एक आम इंसान भी बिना किसी बड़े पद या ताकत के सच के लिए खड़ा हो सकता है, भले ही उसकी कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो। पंजाबी सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ ने जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित फिल्म में काम करना शुरू किया, जिसका नाम रखा गया पंजाब 95। ये फिल्म खालड़ा की जांच, उनके संघर्ष और उनके अंत तक की कहानी को पर्दे पे उतारने की कोशिश थी। लेकिन भारत में फिल्म की राह इतनी आसान नहीं थी। जैसी ही फिल्म को भारत में CBFC के पास सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया तो बोर्ड ने इस फिल्म पर गंभीर आपत्तियां जताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म में करीब 127 कट्स की मांग रखी। इसी वजह से फिल्म की रिलीज सालों तक अटकी रही।
इस दौरान राजनीतिक कारणों से इसे कुछ फिल्म फेस्टिवलों से भी हटाना पड़ा। फिर तकरीबन 4 साल की इस लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई के बाद फिल्म निर्माताओं ने आखिरकार एक रास्ता निकाला। उन्होंने फिल्म का नाम बदल दिया, पंजाब 95 से सतलुज, और इसे थिएटर की बजाय सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला किया गया। 3 जुलाई 2026 को फिल्म सतलुज आखिरकार बिना किसी कट के OTT प्लेटफॉर्म G5 पर स्ट्रीम होनी शुरू हुई। दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों की ओर से फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। रिलीज के सिर्फ 48 घंटों के भीतर ही यानी 5 जुलाई 2026 को फिल्म को अचानक G5 प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। अब ये सवाल लाजमी है कि 30 साल पुरानी घटना पर बनी फिल्म को आज बैन क्यों किया जा रहा है। इसका जवाब पंजाब के इतिहास की जटिलता में छिपा है। 1980 से 90 के दशक का उग्रवाद विरोधी अभियान आज भी बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप से विवादित विषय है। एक तरफ पुलिस और सरकार के समर्थक इसे उग्रवाद को कुचलने के लिए जरूरी कदम मानते हैं, तो दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन और पीड़ित परिवार इसे राज्य द्वारा किए गए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में देखते हैं। दोस्तों, जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच बोलने की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उस कीमत को चुकाने से पीछे नहीं हटते। उनकी शहादत आज भी पंजाब के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।